हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग HSC 102 के क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं और आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यानी कि 2022-23 में किस तरह का क्वेश्चन HSC 102 में फॉर्म हुआ था, बना था। वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सब पे जो भी एक्सप्लेन करना होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी, ताकि आपको आपका जो 28 को पेपर है उसमें कोई दिक्कत ना आए इस पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आपको ये सॉल्व करके जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉल्व करके ज़रूर से जाना। और मैंने HSC 101 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो उसको भी देख लेना, इसको भी सॉल्व कर लो और देखो कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। आप लोग पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से इस बार भी पेपर इजी ही आएगा। ऐसा ही इसी तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना ही चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा आपके पेपर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में फॉर्म हुए थे। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये पेपर का कोड क्या है, तो 102, और इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, सब्जेक्ट अलग होता है और सब्जेक्ट का टाइटल अलग होता है, शीर्षक अलग होता है। 2 कॉलम दिए रहते हैं आपको आपके ओमार शीट पे, तो ये गलती मत करना। होम साइंस आपका विषय है और टाइटल क्या है, तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका टाइटल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और कोड क्या है, तो HSC 102। क्या है कोड, तो HSC 102। और HSC 101 का क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको देख लेना और उन बच्चों को भी शेयर कर देना जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम से पहले उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एंजाइम के बारे में पूछ रहा है कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन, सबसे पहले ये जान लो कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको पचाने का कार्य ट्रिप्सिन करता है। तो देखो, किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। इस बार, पिछली बार पूछा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो वो है ट्रिप्सिन, ये तो आपका आंसर मिल गया। लेकिन इस बार पूछ सकता है कि दुग्ध प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो केसीन कहते हैं। केसीन को क्या पचाता है, तो ट्रिप्सिन पचाता है। तो ये तुम लोग दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेना। या हो सकता है कि पूछ दे कि ट्रिप्सिन किस चीज़ को पचाता है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम किस चीज़ को पचाता है, तो वो पचाता है केसीन प्रोटीन को, जो कि दूध में पाया जाता है। और दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो केसीन प्रोटीन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है ना। चीज़ों को अच्छे से आगे पीछे क्वेश्चन खुद से फॉर्म करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे कमेंट करके तुम लोग बताना कि दुग्ध प्रोटीन को क्या कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तुम लोग फिर एक बार लिख लोगे तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगी, है ना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि दुग्ध प्रोटीन को यानी कि मिल्क प्रोटीन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। सीधे सीधे ये नहीं पूछा है कि पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ब्लड में या पोषक तत्व। देखो, मैंने पाचन पढ़ाया था, जब डाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि छोटी आंत में जाके भोजन क्या होता है, पूरी तरह से पच जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, छोटी आंत कोई ऑप्शन है, बड़ी आंत पहला ऑप्शन है, दूसरा है मुंह, तीसरा है छोटी आंत। हाँ, तो पेट यहाँ पे नहीं होगा, मुंह भी नहीं होगा और बड़ी आंत भी नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी हम भोजन लेते हैं वो पूरी तरह से कहाँ जाके पचता है, तो छोटी आंत में पचता है और उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है यानी कि अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है। सिर्फ एक पानी का अवशोषण नहीं होता, पानी का जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डैश में टूटने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लार में, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? तो ये 3 ऐसे 6 होती हैं जो लेकिन हम जोड़ी में इसको 3 कह सकते हैं, है ना। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, है ना, ये जोड़े में पाई जाती हैं। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे वो भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के डैश में टूटने की शुरुआत करते हैं। किस में टूटने की शुरुआत करते हैं? तो फैटी एसिड, बिल्कुल नहीं, ये तो आपके वसा का प्रकार है। पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन का प्रकार है, बिल्कुल नहीं, इसमें भी नहीं। और एमिनो एसिड, तो ये प्रोटीन का पचा हुआ रूप है। ये यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोटीन का पचा हुआ रूप क्या होता है? तो वो होता है एमिनो एसिड, है ना। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है साधारण शर्करा, यानी कि ग्लूकोज में साधारण शर्करा क्या है? तो ग्लूकोज है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा, है ना। पूछ रहा है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साधारण शर्करा में टूटने की शुरुआत करते हैं, यानी कि यहाँ से मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। पचता नहीं है, है ना, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पचता नहीं है, शुरुआत हो जाती है। किस में टूटने की शुरुआत हो जाती है? तो साधारण शर्करा में, सिंपल शुगर में टूटने की इसकी शुरुआत मुंह से हो जाती है। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा है। आगे देख लो, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को डैश कहा जाता है। कह रहा है कि शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैटी एसिड, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोषक तत्व। पोषक तत्वों में ये सारे आ जाएंगे, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि पोषक तत्व क्या करते हैं? तो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मरम्मत करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, उनको रोगों से बचाते हैं। वो ये सारे काम अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में पूछा होता तो हम किसी एक न्यूट्रिशन के बारे में बताते, या तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? तो ऊर्जा देता है ना। कार्बोहाइड्रेट वसा ही हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, और विटामिन और प्रोटीन हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि ये डिजीज़ प्रोटेक्टिंग फूड है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को डैश कहा जाता है, तो पोषक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। कह रहा है कि यह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत पूछ रहा है। तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत मैंने आप लोगों को बताया था कि वसा है। वसा क्या है? तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा मिलती है तो वसा से मिलती है, जो कि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। कार्बोहाइड्रेट वसा का एक अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है ना। और ब्रेड और अनाज, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वोत्तम पूछा है, यानी कि उत्तम पूछा है, अच्छा पूछा है, तो वो है ब्रेड और अनाज। अनाजों से जो आपको ऊर्जा मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है ना। और सबसे ज़्यादा मिलता है आपके वसा, तेल और मिठाई से। तो यहाँ पे वास लिखा है, वसा नहीं लिखा है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह डैश का अच्छा स्रोत है। तो ये किसके? ब्रेड में क्या पाया जाता है? सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट। अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, और पास्ता जो आप लोग खाते हो इसमें भी क्या पाया जाता है? भरपूर
ये मतलब एक स्टार्च का ही रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। तो ये आपका इस पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन को तुम लोग पढ़ते रहना, लेकिन एग्जाम में सारा ऑप्शन पढ़ना है, अच्छे से उस पर समझना है, फिर आंसर मार्क करना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है ना। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपका 1.5 नंबर कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी जल्दीबाजी कर रहे हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है। तो सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है। तो ये सबको पता है कि सोयाबीन में भरपूर मात्रा में भर भर के प्रोटीन पाया जाता है, तभी तो वो लुथलुथा मांस के जैसे होता है। देखो जिस भी चीज़ में प्रोटीन पाया जाता, अगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो वो मांस के जैसे हो जाएगा, है ना। लकड़ी है, लकड़ी में अगर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये हमारा आंसर हो गया। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल गलत, वसा गलत, और वसा भी पाया जाता है लेकिन ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बेस्ट स्रोत है, मतलब रिच रिसोर्स है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसे हर रोज लेना आवश्यक होता है। तो पानी में घुलनशील सबसे पहले देखो हर रोज लेना आवश्यक होता है, वो तो हर विटामिन को लेना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऐसे आपका मेन टारगेट क्या रहेगा, तो घुलनशील विटामिन क्या है, क्या ढूंढना है हमको, घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं है, के भी नहीं है, और ए भी नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा। बी और सी क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें क्या दिया है, पानी में, है ना, यानी कि जल में, वाटर में। तो वाटर में घुलनशील विटामिन आपके 2 हैं, बी और सी। तो इस चीज़ को तुम लोग याद रखना। और वसा में 4 हैं, ए डी ई के, इससे याद रखना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। तो ये तो सारे ही आपके प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के सारे सोर्स हैं, लेकिन अच्छे से आसानी से पचने योग्य आपका अंडे का एल्ब्यूमिन, यानी कि जो पीला पदार्थ होता है वो माना जाता है। एल्ब्यूमिन वो जेली होता है ना। तो सबसे आसानी से आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुको। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। तो अंडे का एल्ब्यूमिन, सोयाबीन, मछली का मांस, लाल मांस। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आसानी से पचने योग्य होता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है। तो वो है फॉस्फोरस, यानी कि कैल्शियम के साथ हमेशा फॉस्फोरस रहता है। तो ये पूछना है कि कैल्शियम के साथ काम करता है, तो वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस और कैल्शियम मिलके हमारे हड्डियों का निर्माण करते हैं, हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन का रासायनिक नाम है। देखो इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग है। पूछ रहा है विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, बायोटिन। देखो ये आपका इसमें आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, देखो तो राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, कुछ भी हो सकता है। ये सारे विटामिन के रासायनिक नेम ही है। तो विटामिन ए नहीं दिया है, विटामिन बी नहीं दिया है, तो आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर है, इसमें कुछ भी आपको इसका नंबर मिल ही जाता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आपको उसका नंबर मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन सीधे पेट के द्वारा गुजरता है। कह रहा है कि भोजन सीधे पेट से डैश द्वारा गुजरता है। भोजन सीधे पेट से, पेट यानी कि अमाशय से कहाँ गुजरता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में जाता है, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पूछ रहा है, इनमें से किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता? किसे पोषक तत्व तो नहीं माना जाता? तो विटामिन को तो माना जाता है, खनिज को भी माना जाता है, वसा को भी माना जाता है, एंजाइम्स को नहीं माना जाता। किसे नहीं माना जाता? तो एंजाइम्स को नहीं माना जाता। ये पाचक रस होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल डैश का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। तो ये सबको पता है कि खट्टे फल किसका उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट रिसोर्स हैं? तो विटामिन सी में भर विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है। गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो अपरा के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा और अमीनियोटिक द्रव्य के द्वारा। तो देखो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गर्भनाल के द्वारा, अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा बच्चा क्या होता है? माता के जब गर्भ में माता के होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो माता के से जो जोड़ के उसको रखता है वो अम्लाइकल कॉर्ड है। ठीक है, गर्भनाल है। गर्भनाल ही माता और शिशु को दोनों को कनेक्ट करके रखता है। अब अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु कहलाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निषेचित अंडाणु कहलाता है यानी कि फर्टिलाइज्ड एग क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है आपका? जायगोट। क्या कहलाता है? जायगोट। मैंने बताया था कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों स्टेज को बताया था कि प्रीनेटल में कितने स्टेज है और पोस्टनेटल में। ये तो तुम पढ़ के ही जाना ये टॉपिक, डेवलपमेंट को, प्री नेटल डेवलपमेंट और पोस्ट नेटल, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये कुछ विशेष टॉपिक्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सबको पता होगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है? थोड़ा सा जूम, हाँ, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है? तो इसमें आपका पैरोटिड, मैंने बताया था कि पैरोटिड भी है, जो कि सबसे, अब इस बार हो सकता है कि पूछ दे कि सबसे बड़ी ग्रंथि लार, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पैरोटिड, है ना। 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दो के जोड़े में, जो एक के जोड़े में होते हैं, यानी कि एक जोड़े में 2, एक जोड़े में 2, एक जोड़े में 2। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो पैरोटिड भी 2 पाए जाते हैं। सब मैक्सिलरी दिया है, सब इसको सब मैडिबुलर बोलते हैं और सबलिंगुअल, है ना। इंफ्रा ऑर्बिटल कुछ नहीं होता है, ये कोई सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है, तो ये गलत, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रीनेटल अवस्था होती है, यानी कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों मैंने बताया था। प्रीनेटल अवस्था क्या होती है? तो गर्भधान से जन्म तक, यानी कि गर्भावस्था क्या है? तो प्रीनेटल स्टेज है डेवलपमेंट की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाना पकाने का तरीका नहीं है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आंख बंद करके आप लोग कर सकते हो। खैर मजाक की बात है ये। तो आप लोग यहाँ पे सिलाई तो कोई भोजन बनाने की विधि नहीं है, बाकी तलना, भुनना और पकाना ये सब क्या है? तो ये भोजन की विधियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम तापमान पर धीमी उबाल होती है। कम तापमान पर धीमी उबाल होती है, तो वो होती है आपके 97 से 99 डिग्री सेल्सियस पे। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है, और यहाँ पे धीमी उबाल बोल रहा है, लेकिन धीमी उबाल, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है,
तुमको अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, अगर आपको इससे देखो कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछा नहीं है कि दिया है कम तापमान पर धीमी उबाल, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। निकोटीन दिया है, निकोटीनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटीनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है पोलेग्रा। क्या होता है? पोलेग्रा, जिसको देखो नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक ये विटामिन B3 का B3 यानी कि नियासिन, जिसको नियासिन भी कहते हैं और निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं, इसकी कमी से आपका पोलेग्रा होता है। क्या होता है? पोलेग्रा। तो देखो विटामिन की कमियों को तो अच्छे से रिवाइज करके जाना, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स को तो अच्छे से पढ़ के ही जाना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हर बार ही पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी देखो विटामिन B से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विटामिन C तो कंपलसरी है, विटामिन C तो भूलना ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र डैश गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेदार होते हैं? तो X और Y। देखो ये X और Y ये दोनों गुणसूत्र होते हैं जो कि दोनों ही क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें A और B यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पाचन के बाद अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो अमीनो अम्ल में, यानी कि ये अमीनो अम्ल क्या है? तो प्रोटीन का पचा हुआ रूप है। पूछ रहा है कि पाचन के बाद यानी कि जब प्रोटीन पच जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब प्रोटीन टूटता है, पच जाता है, तो अमीनो अम्ल के फॉर्म में हो जाता है, और ये अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध, पनीर और दही समूह के लिए दिया है कि दूध, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, दूध, पनीर और दही दूध, पनीर और दही डैश के लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए? तो मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मांसपेशियों के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दांत के लिए भी ज़रूरी है, मांसपेशियों के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखो सीधे सीधे ये नहीं पूछा है कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। देखो छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो है सी। बी और सी मैंने बताया है कि ये जल में घुलनशील है, और जल में इनको डालोगे कट करके या जैसे भी, तो ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो कि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं सब्जियों से, है ना। तो ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। तो वही कह रहा है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। ई, डी, ई के ये नहीं निकलते हैं क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कार्य करता है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिर से रिपीट हुआ है, तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। तो फॉस्फोरस क्या करता है? तो कैल्शियम के साथ मिलके कार्य करता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी सब्जी एक फूल है जो हम खाते हैं? यानी कि फूल गोभी, ब्रोकली क्या है? तो फूल गोभी जैसा हरा होता है, ये फूल गोभी का एक टाइप है, और ये कलर में बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है, बिल्कुल गाढ़ा हरा, है ना, डार्क हरा। तो ये ब्रोकली है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सी सब्जी पत्ते से बनी होती है जिसे हम खाते हैं? तो सबको पता है पालक है,
हरी बीन्स तो होगा नहीं, मटर तो होगा नहीं, आलू तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? पालक। अब अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास मैंने बताया था कि वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है जिसे हम माप सकते हैं। विकास क्या होता है? तो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज को क्या कहते हैं? हम विकास कहते हैं। और क्वांटिटेटिव चेंज को क्या कहते हैं? तो वृद्धि कहते हैं। ये सबको पता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक करके क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा, तो तुम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। 1-2 बार तो एग्जाम से पहले 2-3 बार तो वीडियो को रिवाइज करके देख ही लेना तुम लोग, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है संसाधनों तक पहुंच, दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक विकास, विकास का कोई, मानव विकास का, एक मिनट हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो संसाधनों तक पहुंच, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। देखो, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है, यानी कि सस्टेनेबल होता है, जो कभी रुकता नहीं है, तो वो क्या है? वो विकास है, डेवलपमेंट है। जो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, ये वोम्ब टू टुम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक होता ही रहता है, चलता ही रहता है। वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि किशोरावस्था तक चलती है। ये किशोरावस्था के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखो, प्री गैंग एज है। प्री गैंग एज, प्री का मतलब होता है पहले, और गैंग उम्र, गैंग एज, यानी कि गैंग एज। आप देखो, इस बार पूछ सकता है कि गैंग एज किसकी विशेषता है? तो वो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। गैंग एज किसकी विशेषता है? तो उत्तर बाल्यावस्था। अब प्री दिया है, प्री जोड़ दिया है, तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरणीय, यानी कि बालक बहुत ज़्यादा अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, यानी कि दूसरों की नकल करते हैं, ये भी है। और खेलने की उम्र, खेलने की उम्र भी है। पूछताछ की, जो हर चीज़ के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो आपके उत्तर बाल्यावस्था में होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, ये लेटर चाइल्डहुड की विशेषता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी अवस्था, कौन सी अवस्था शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था कहलाती है? तो वो सबको पता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था तक वृद्धि होती है, उसके बाद क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। तो पूछा है शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था, यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था को शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन का आयु है, प्रारंभिक यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। क्या पूछ रहा है? अर्ली चाइल्डहुड। तो ये मैंने सबको बताया था, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है, प्रारंभिक बचपन का होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है। और 6 से 12 वर्ष क्या होता है? तो लेटर चाइल्डहुड का होता है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था का होता है, यानी कि प्रारंभिक मध्य बचपन का कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है।
बच्चों की वृद्धि और विकास में शामिल है। क्या शामिल है? बच्चों की वृद्धि और विकास में, देखो दोनों दिया है, वृद्धि भी दिया है और विकास भी दिया है, तो क्या शामिल होगा? मात्रात्मक, ये भी शामिल होगा। गुणात्मक, क्योंकि वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आपके वृद्धि और विकास में शामिल होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्वता है यानी कि मैच्योरेशन क्या है? तो मनोवैज्ञानिक प्रोसेस, प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया। तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मानसिक प्रक्रिया है। मैच्योरेशन क्या है? तो मानसिक प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? तो मानसिक प्रक्रिया है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति क्या है? पूछ रहे हैं बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति है। बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति कैसी है होती है? तो वो होती है मनोशारीरिक, यानी कि इसमें आप बच्चे का मन भी जुड़ा होता है और शरीर भी जुड़ा होता है। ये मतलब बच्चों का जो विकास होता है वो मनोशारीरिक इसकी प्रकृति होती है। उसका नेचर कैसा होता है? तो साइको फिजियोलॉजिकल होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर का। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे हैं, और इस बार भी पेपर ऐसे ही आएगा, इसी तरह का इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगेन मैं बता दे रही हूँ कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, टाइम बहुत कम है, उनको शेयर कर देना और तुम लोग भी इस चीज़ को रिवाइज करते रहना। और HSC 101 का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, उसको जाके ज़रूर से देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक करना ही, उसमें आपको लिंक दिया जाएगा, उसको जाके रिपीट कर लेना इसी तरह से, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, रिपीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।